टाटा एक ऐसा नाम जहां से आधुनिक भारत के स्वाभिमान व आत्मनिर्भरता की कहानी शुरू होती है। वैसे आधुनिक भारत और टाटा दोनों की कहानी एक दूसरे से मेल खाती है। चलिए आज इस अटूट बंधन की कहानी को जानते हैं। जमशेद जी टाटा। इसे 1868 में जमशेद जी टाटा द्वारा एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद 1907 में जमशेदपुर में स्थापित टाटा स्टील कंपनी टाटा ग्रुप द्वारा आरंभ किया हुआ सबसे बड़ा प्लांट रहा, यानी कि कंपनी रही, जिसे शुरुआत में टिस्को यानी कि टाटा इरकॉन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाना जाता था। इस कंपनी को आरंभ करने के पीछे जमशेद जी टाटा का दृष्टिकोण न केवल स्टील उत्पादन करना था, बल्कि भारत को स्टील उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना भी था और एक औद्योगिक शहर का निर्माण करना और लोगों को रोजगार प्रदान करना और इसके माध्यम से लेबर्स के जीवन स्तर में सुधार लाना भी था। इन सभी प्रयासों ने कंपनी और लेबर्स के बॉन्ड को मजबूत किया और इसके साथ ही टाटा क्वालिटी और इंटीग्रिटी का एक ब्रांड बन गया। इसी सफलता और उत्साह के साथ उन्होंने ऑटोमोबाइल, होटल्स और अन्य क्षेत्रों में अपने बिजनेस का विस्तार करना आरंभ किया। ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर IISc भी उन्हीं के प्रयास के फलस्वरूप बनी है। जमशेद जी टाटा को भारतीय उद्योग के जनक ऐसे ही नहीं कहा जाता है। इस तरह टाटा ग्रुप न केवल भारत का पहला बड़ा ब्रांड बना, बल्कि ये भारतीय इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रीढ़ की हड्डी बना। साथ ही ये भारतीयों के गर्व, स्वाभिमान व गौरव का प्रतीक भी बना। इनके बाद कई सारे CEOs ने टाटा ग्रुप के प्रगति में योगदान दिया है। उनमें से एक प्रतिष्ठित नाम है JRD टाटा का। JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जो कि बाद में एयर इंडिया बनी, जो भारत की पहली कमर्शियल एयरलाइन थी, जिसने सिविल एविएशन में एक मजबूत उपस्थिति स्थापित की। उन्होंने 1945 में टाटा मोटर्स, मूल रूप से टेल्को की स्थापना की पहल की, जो कि कमर्शियल वाहनों और बाद में पैसेंजर कारों का लीडिंग निर्माता बन गया। इतना ही नहीं, उन्होंने IT क्षेत्र के बढ़ते प्रभाव को समझते हुए 1968 में ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS की नींव रख दी थी। टाटा केमिकल्स भी इन्हीं की देन है। JRD टाटा को इनके एजुकेशन क्षेत्र में किए गए कंट्रीब्यूशन के लिए आज भी याद किया जाता है। उन्होंने कई प्रतिष्ठित संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सब उन्हीं में से हैं। JRD टाटा ने न सिर्फ कंपनी का विस्तार और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की, बल्कि एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीमों के जरिए कामगारों की स्थिति में एक उल्लेखनीय परिवर्तन लाने का प्रयास किया। प्रोविडेंट फंड यानी कि PF, मेडिकल सर्विसेज, मैटरनिटी बेनिफिट्स, ग्रेचुइटीज एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम जैसी कई सुविधाओं को पहली बार अपने कंपनी के वर्कर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया। JRD टाटा ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR पर जोर दिया था, जब ये अभी एक कॉमन प्रैक्टिस नहीं बनी थी। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल अपने कारोबार का विस्तार किया, बल्कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स भी स्थापित किए। भारतीय उद्योग जगत के लिए वो एक आदर्श और पथ प्रदर्शक बने। उन्हें उनके अभूतपूर्व कार्यों के लिए भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। रतन टाटा। JRD टाटा के बाद टाटा ग्रुप के CEO बने रतन टाटा। रतन टाटा भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों और परोपकारी लोगों में से एक हैं। मुंबई के एक युवा लड़के से लेकर टाटा समूह के अध्यक्ष बनने तक का उनका सफर रेजिलियंस, विजनरी और ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप की एक उल्लेखनीय दास्तान है। शुरुआती जीवन। रतन नवल टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक प्रतिष्ठित टाटा परिवार में हुआ था। जब वो मात्र 10 वर्ष के थे, तब उनके माता पिता नवल और सोनू टाटा अलग हो गए, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। इस परवरिश ने उनमें नैतिकता और जिम्मेदारी के मजबूत मूल्यों को स्थापित किए। रतन टाटा ने कई प्रतिष्ठित स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की, जिनमें कैंपियन स्कूल और बिशप कॉटन स्कूल शामिल है। उन्होंने 1962 में अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की और बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट का प्रोग्राम पूरा किया। इन शैक्षणिक अनुभवों ने व्यवसाय में उनके भविष्य के प्रयासों की नींव रखी। जॉइनिंग टाटा ग्रुप। जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई और समय आ गया काम करने का, तो उन्होंने मालिक बनकर काम नहीं किया, यानी कि मैनेजर बनकर काम नहीं किया, बल्कि एक मामूली एंट्री लेवल के एम्प्लॉय के रूप में जमशेदपुर के टाटा स्टील कंपनी से अपने करियर की शुरुआत की।
कंपनी के एक अंतिम व्यक्ति के रूप में प्राप्त किया गया उनका ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ने उन्हें कंपनी के मैनेजमेंट में वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए। कई वर्षों तक उन्होंने ग्रुप के भीतर विभिन्न स्तरों पर काम करते हुए धीरे धीरे अपनी रैंक उठाते गए, यानी कि प्रमोशन पाते गए और एक दिन कंपनी के चेयरमैन पद तक पहुंच गए। रतन टाटा एज टाटा ग्रुप चेयरमैन। 1991 में रतन टाटा ने भारत के आर्थिक उदारीकरण द्वारा चिन्हित परिवर्तनकारी अवधि के दौरान दिग्गज जेआरडी टाटा के बाद टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। ये परिवर्तन चुनौतियों के बिना नहीं था। उन्हें एक ऐसा समूह विरासत में मिला जिसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की आवश्यकता थी। मेन चैलेंजेस फेस्ड बाय हिम। नंबर 1, ग्लोबल कंपटीशन। भारतीय बाजार तभी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के कारण विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए खुल रहा था, जिसके कारण कंपनियों की रणनीति में बदलाव की सख्त आवश्यकता थी और ये बदलाव भी पहली बार ही टेस्ट किए जाने वाले थे, इसीलिए इसमें बहुत बड़ा जोखिम था। नंबर 2, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। समूह को अपने ऑपरेशंस को आधुनिक बनाने और विस्तार देने के लिए फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस समय कंपनी अपने लोकल प्रेजेंस को ग्लोबल प्रेजेंस में विस्तार देने जा रही थी। नंबर 3, कल्चरल रेजिस्टेंस। जब कंपनी अपने प्रेजेंस को बढ़ाते हुए कंपनी के कार्यशैली में जो बदलाव किए, उनसे कंपनी के भीतर परंपरावादियों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसे हैंडल करना रतन जी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा। ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप एंड की डिसीजंस। इन सभी चैलेंजेस के बावजूद रतन जी ने हिम्मत न हारते हुए अपने एक्सपीरियंस और सूझबूझ से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जो आगे चल के कंपनी के वैश्विक विस्तार में मील के पत्थर साबित हुए। इन्हीं महत्वपूर्ण और जुझारू निर्णयों ने रतन टाटा जी के व्यक्तित्व को निखारा है। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि विविधीकरण। उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन को अपनाते हुए 1996 में टाटा टेली सर्विस के साथ टेली कम्युनिकेशन सहित विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी का विस्तार किया और 1998 में टाटा मोटर्स की इंडिका, भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई यात्री कार की लॉन्चिंग की। ऐसे ही बोल्ड मूव्स के कारण टाटा कंपनी के साथ लोग भारत के स्वाभिमान और देशभक्ति को जोड़कर देखते हैं। लॉन्च ऑफ टाटा नैनो। 2008 में रतन टाटा ने भारत के मिडिल क्लास को किए गए अपने वादे के अनुसार कई अड़चनों का सामना करते हुए भी टाटा नैनो कार का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य 1 लाख की कीमत के साथ ही लाखों भारतीय परिवारों के लिए अपने खुद के कार को खरीदने के सपने को साकार करना था। पर हाँ, कुछ तकनीकी खामियों और वित्तीय घाटे के चलते कुछ सालों के बाद इस प्रोजेक्ट को और इसके प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा। ग्लोबल एक्विजिशन। 2000 में टाटा ने टेटली का अधिग्रहण किया, जो कि एक पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एक्विजिशन थी। 2007 में $12 बिलियन में कोरस स्टील के अधिग्रहण ने टाटा स्टील की वैश्विक उपस्थिति को काफी हद तक बढ़ा दिया। 2008 में उन्होंने फोर्ड से $2.3 बिलियन में जैगुआर लैंड रोवर की एक्विजिशन की, जो कि घाटे में चल रहा था, और उसे अपने लीडरशिप में प्रॉफिटेबल बनाया। फोर्ड कंपनी के मालिक ने कभी टाटा मोटर्स की स्थिति को देखकर रतन टाटा जी का मजाक उड़ाया था, पर जिसने मजाक उड़ाया उसी की कंपनी को खरीदकर उन्होंने उसकी औकात दिखा दी। इस अधिग्रहण से लग्जरी कार बाजार में टाटा मोटर्स की स्थिति ग्लोबल प्लेयर के रूप में मजबूत हो गई। कठिन समय से कंपनी को बाहर निकाल लाना। रतन टाटा की रणनीतिक दृष्टि ने चुनौतीपूर्ण समय में कंपनी को आगे बढ़ने में मदद की। उन्होंने सभी क्षेत्रों में इनोवेशन और क्वालिटी पर ध्यान केंद्रित किया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करके उन्होंने सुनिश्चित किया कि नैनो जैसे उत्पाद न केवल किफायती हो सकते हैं, बल्कि सुरक्षा मानकों पर भी खरे उतरते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नैतिक नियमों पर उनके जोर ने इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स के बीच विश्वास बहाल किया। उन्होंने टीसीएस कंपनी के ग्रोथ को अपनी लीडरशिप में $100 बिलियन तक पहुंचा दिया। इसी के साथ ही प्रतिदिन उपयोग के कई सारे गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट्स के जरिए नमक से लेकर कार तक प्रत्येक चीजों का निर्माण करके उन्होंने भारतीय लोगों के जीवन को सरल बनाया। परोपकार और विरासत। रतन टाटा सिर्फ अपने बिजनेस स्किल्स के लिए नहीं जाने जाते हैं, बल्कि वो अपने परोपकारी कामों के लिए भी जाने जाते हैं। टाटा कंपनियों के मुनाफे का 65% हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले चैरिटेबल ट्रस्टों को दिया जाता है। उन्होंने अब तक 120 बिलियन से अधिक की राशि को दान किया है। उन्होंने 26 नवंबर 2008 में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा मुंबई के ताज होटल पर किए गए आत्मघाती हमले में शिकार हुए सभी कर्मचारियों को सपोर्ट किया था। इनके यही मानवतावादी व करुणापूर्ण कार्य उन्हें लोगों के दिलों में महामानव बनाते हैं। वो आज भी कई सारे स्टार्टअप कंपनीज जैसे कि पेटीएम, ओला, अर्बन लैडर जैसे एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं।
इससे ये पता चलता है कि व्यवसाय सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का साधन भी बन सकता है। इस बात को रतन टाटा जी ने अपनी पूरी जिंदगी में चरितार्थ करके दिखाया। उनकी विरासत में पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे कई पुरस्कार शामिल हैं, जो व्यवसाय और समाज में उनके योगदान को स्वीकृति देते हैं। वैसे पूरे टाटा समूह का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के लिए बड़ा ही अविस्मरणीय योगदान रहा है। आधुनिक भारत की प्रगति व टाटा समूह का विस्तार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा कहें तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। इसमें भी खासकर रतन टाटा जी की यात्रा विजनरी लीडरशिप का प्रमाण है। नैतिक मानकों पर और अपनी विरासत को बनाए रखते हुए बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने की उनकी क्षमता ने उद्योग और समाज दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। वो सच में भारत के रत्न हैं। उनका निधन भारतीय व्यापार व औद्योगिक जगत के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक भारतीय के लिए अपूरणीय क्षति है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। जय हिंद, जय भारत।